आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड और उनके साइको एनालिसिस थ्योरी के ऊपर। अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या फिर बस ह्यूमन माइंड के मिस्ट्रीज़ के बारे में क्यूरियस हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। फ्रॉइड का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्होंने जो थ्योरीज दी हैं वो आज भी हमारे थॉट्स, ड्रीम्स और बिहेवियर को समझने में हेल्प करती हैं। फ्रॉइड को फादर ऑफ साइको एनालिसिस कहा जाता है। साइको एनालिसिस साइकोलॉजी का वो हिस्सा है जो ह्यूमन माइंड के हिडन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है। वो एस्पेक्ट्स जो हमें कॉन्शियसली दिखाई नहीं देते लेकिन हमारे एक्शंस और थॉट्स को कंट्रोल करते हैं। इस थ्योरी का सेंटर है अनकॉन्शियस माइंड, यानी माइंड का वो हिस्सा जिसमें हमारे सप्रेस्ड मेमोरीज, डिज़ायर्स और इमोशंस स्टोर होते हैं। फ्रॉइड कहते हैं कि हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा हमारे कंट्रोल के बाहर होता है क्योंकि वो अनकॉन्शियस माइंड से आता है। फ्रॉइड का जन्म 1856 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में हुआ था। उन्होंने पहले मेडिसिन की पढ़ाई की थी लेकिन उनका इंटरेस्ट जल्दी ही ह्यूमन माइंड को समझने में शिफ्ट हो गया। 19वीं सेंचुरी के वियना की बात करें तो सोसाइटी बहुत फॉर्मल और कंजर्वेटिव थी और यही रिजिड इन्वायरमेंट फ्रॉइड को प्रोवोक करता था कि वो ह्यूमन माइंड के अननोन एरियाज को एक्सप्लोर करें। फ्रॉइड ने अपनी रिसर्च के दौरान देखा कि काफ़ी लोग जो मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे थे उनके प्रॉब्लम्स का जवाब ट्रेडिशनल मेडिकल मेथड से नहीं मिल रहा था। यहीं से साइको एनालिसिस की शुरुआत हुई। साइको एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे माइंड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। हम इनके बारे में डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि ये 3 पार्ट्स एक दूसरे के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट ही हमारे बिहेवियर को शेप करती है। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रॉइड के मेजर कंट्रीब्यूशंस को, अनकॉन्शियस माइंड, इड, ईगो, सुपर ईगो और इडिपस कॉम्प्लेक्स। इन थियरीज ने न सिर्फ साइकोलॉजी बल्कि कल्चर, लिटरेचर और इवन फिल्म्स तक को इम्पैक्ट किया है। फ्रॉइड के आइडियाज़ का इन्फ्लुएंस आपको कहानियों, कैरेक्टर्स और डायलॉग्स में दिखेगा जो आज भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन फ्रॉइड की थियरीज सबके लिए आसान नहीं थी। उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल आइडियाज़ प्रपोज किए, जैसे इडिपस कॉम्प्लेक्स, जिसे समझना काफ़ी लोगों के लिए चैलेंजिंग था। आज के ज़माने में कुछ लोग फ्रॉइड को क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन उनका इम्पैक्ट डिनाई नहीं किया जा सकता। फ्रॉइड ने ह्यूमन नेचर को समझने का एक नया तरीका दिया। तो चलिए फ्रॉइड के दुनिया में घुसते हैं और समझते हैं उनकी थियरी ऑफ साइको एनालिसिस, जो हमें अपने ही माइंड की डीपर लेयर्स तक ले जाएगी। द स्ट्रक्चर ऑफ द साइकी, यानी हमारे मन के 3 कोर पार्ट्स, इड, ईगो और सुपर ईगो। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ये तीनों ही हमारे थॉट्स और बिहेवियर को शेप करते हैं और एक दूसरे के साथ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। एक मोमेंट में हमें कुछ करने का मन होता है, फिर अगले मोमेंट में हम सोचते हैं नहीं, ये गलत है। ये कन्फ्यूजन इसी कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट है। लेट्स ब्रेक इट डाउन और इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इड की। फ्रॉइड कहते हैं कि इड हमारे माइंड का सबसे प्रिमिटिव पार्ट है। ये वो हिस्सा है जो बिल्कुल बेसिक इंस्टिंक्ट्स, डिजायर्स और इम्पल्सेस से ड्रिवन है। इड को फ्रॉइड प्लेजर प्रिंसिपल से एसोसिएट करते हैं, यानी ये हमेशा तुरंत सेटिस्फेक्शन चाहता है। इड बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा होता है जो सिर्फ अपनी मर्जी चलाना चाहता है। कोई लॉजिकल रीजन या सोसाइटल रूल्स इसको रोक नहीं पाते। इसके लिए बस 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, प्लेजर और पेन। ये हमेशा प्लेजर को ढूंढता है और पेन से दूर भागना चाहता है। मान लीजिए कि आपको बहुत भूख लगी है और आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं। अब आपका इड कहेगा कि अंदर जाओ और तुरंत खा लो। ये आपका बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, तुरंत अपने नीड को फुलफिल करें। लेकिन ये पार्ट हमेशा इम्पल्सिव होता है, इसके पास पेशेंस नहीं होता और ये रिजल्ट अभी के अभी चाहता है। अब इड के अपोजिट एक और पावर है, ईगो। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ईगो वो पार्ट है जो रियलिटी को समझने की कोशिश करता है। जब इड इम्पल्सिव डिजायर्स के साथ आता है तो ईगो उन डिजायर्स को रियलिटी के साथ बैलेंस करता है।
ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी ये देखता है कि कौन से एक्शंस रियल वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल हैं और कौन से नहीं। जब आपका ईड तुरंत खाना चाह रहा होता है तब ईगो आपको याद दिलाता है कि वेट, रेस्टोरेंट अभी बंद है, या फिर पैसे देके खाना खरीदना पड़ेगा। ईगो रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस ढूंढता है। आप समझ लीजिए कि ईगो एक मीडिएटर की तरह काम करता है। इसका काम होता है ईड की डिज़ायर्स को फुलफिल करने का एक सेफ और सोशली एक्सेप्टेबल तरीका ढूंढना। ये नहीं चाहता कि आप खुद को या दूसरों को हार्म करें, लेकिन ये भी चाहता है कि आपको जो चाहिए वो मिले। इसलिए ईगो कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करता है ताकि आपका ईड और रियलिटी के बीच का बैलेंस बना रहे। एक और एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आपको एक एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदना है। आपका ईड बोलेगा जाके अभी खरीद लो, लेकिन आपका ईगो बोलेगा वेट, पैसे कम हैं, पहले थोड़ा बजट प्लान करें फिर खरीदें। इस तरह ईगो इम्पल्सिव डिजायर्स को रियलिटी के फ्रेम में फिट करता है। अब बारी है सुपर ईगो की, जो हमारे माइंड के मोरल साइड को रिप्रेजेंट करता है। फ्रूड कहते हैं कि सुपर ईगो सोसाइटी के रूल्स, एथिक्स और मोरालिटी को फॉलो करता है। ये बेसिकली वो आवाज़ है जो आपको बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। सुपर ईगो हमारे वैल्यूज़ और मोरल से जुड़ता है। इसका काम होता है हमारे एक्शंस को जज करना और ये इंश्योर करना कि हम सोशल और मोरल रूल्स के पालन करें। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो ये गिल्ट क्रिएट करता है, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो ये आपको सेटिस्फैक्शन देता है। अगर फ़ोन के एग्जाम्पल को फिर से लें तो आपका सुपर ईगो शायद बोलेगा, क्या इतना महंगा फ़ोन लेना ज़रूरी है? आपको अपने पैसे का और अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। इस केस में सुपर ईगो आपके मोरल और इथिकल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कभी कभी आपको हार्श भी लग सकता है, क्योंकि ये हमेशा हाई स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है और आपको गिल्ट में डाल सकता है जब आप इन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते। आप सोच रहे होंगे ये 3 पार्ट्स हमारी रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और लेते हैं। सोचिए आपको कोई टेम्पटिंग चीज़ दिखती है, मान लीजिए एक अच्छा सा चॉकलेट, लेकिन आप डाइट पे हैं। आपका ईड आपको बोलता है ईट इट, मुझे अभी शुगर चाहिए, आई वॉन्ट प्लेजर नाउ। लेकिन आपका सुपर ईगो आपको बोलता है नो, ये गलत है, आप अपने डाइट प्लान के अगेंस्ट जा रहे हैं, ये अनहेल्दी है। और आपका ईगो इस कॉन्फ्लिक्ट को बैलेंस करता है, कहीं बीच का सलूशन निकालता है। शायद आप डिसाइड करें कि पूरा नहीं तो कम से कम थोड़ा सा ही खा लेते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट लगभग हर सिचुएशन में होती है, चाहे आप कोई छोटा डिसीजन ले रहे हों या फिर कोई बड़ा। ईड चाहता है आप तुरंत प्लेजर पाएं, सुपर ईगो इंश्योर करता है कि आप मोरली और सोशली राइट रहें, और ईगो इस बीच में एक रियलिस्टिक तरीका ढूंढता है। एक मेटाफर से भी इसे समझ सकते हैं। फ्रूड कहते हैं कि ईड एक वाइल्ड हॉर्स की तरह होता है जो बिना सोचे समझे भाग रहा है। ईगो उस हॉर्स का राइडर है जो हॉर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो सही डायरेक्शन में जाए, और सुपर ईगो राइडर का मोरल कंपास है जो उसे बताता है कि कौन से रास्ते पे जाना चाहिए। हॉर्स को छोड़ दिया जाए तो वो अपनी मर्जी से दौड़ेगा, लेकिन राइडर यानी ईगो उसे कंट्रोल करता रहे ताकि वो रेस जीत सके, और मोरल कंपास यानी सुपर ईगो इंश्योर करता है कि वो रेस जीतने के प्रोसेस में किसी को हार्म न करे। तो ये था ईड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट। फ्रूड के मुताबिक ये 3 पार्ट्स हमारे साइकी को डिफाइन करते हैं और हर दिन हर डिसीजन को शेप करते हैं। जब भी आप किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज होते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका ईड और सुपर ईगो अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं और आपका ईगो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं हम फ्रूड के कॉन्सेप्ट अनकॉन्शियस ड्राइव्स और डिजायर्स की। फ्रूड कहते हैं कि हम जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा पार्ट एक्चुअली हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं बल्कि अनकॉन्शियस माइंड में होता है। यानी हमारे बहुत सारे एक्शंस और डिसीजंस का असल सोर्स वो चीज़ें हैं जो हम समझते भी नहीं कि हमारे दिमाग में चल रही हैं। फ्रूड की ये थियरी ये कहती है कि हमारे अनकॉन्शियस डिज़ायर्स, रिप्रेस्ड मेमोरीज और प्राइमल इंस्टिंक्ट्स हमारे बिहेवियर को डिक्टेट करते हैं।
चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। फ्रूड का सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक था अनकॉन्शियस माइंड की थियरी। फ्रूड के अकॉर्डिंग एक छोटा सा पार्ट हमारे माइंड का कॉन्शियस होता है, यानी जो हमें एक्टिवली दिखाई देता है, जो हम सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारे थॉट्स, डिजायर्स और मेमोरीज का एक बड़ा हिस्सा अनकॉन्शियस में होता है, हिडन, सप्रेस्ड और बरीड। आप सोचिए हमारे माइंड को एक आइसबर्ग के रूप में, जिसका छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर है, जिसे फ्रूड ने कॉन्शियस माइंड कहा। लेकिन उस आइसबर्ग का एक बड़ा सा पार्ट पानी के नीचे छुपा हुआ है, जिसे उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड कहा। फ्रूड कहते हैं कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें होती हैं जो हम कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं या समझ नहीं पाते, बी इट पेनफुल मेमोरीज, फियर्स या फिर फॉरबिडन डिजायर्स। आपने कभी देखा है कि आप कुछ सपने देखते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता, या कभी आपके एक्शंस आपको कंफ्यूज करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ये सब अनकॉन्शियस माइंड का कमाल है। फ्रूड ने साइकोएनालिसिस का यूज करके बताया कि हमारे सपने, फ्रूडियन स्लीप्स और गलती से बोले हुए शब्दों के पीछे भी ये अनकॉन्शियस माइंड होता है। फ्रूड के मुताबिक हमारे एक्शंस सिर्फ हमारे कॉन्शियस डिसीजन का रिजल्ट नहीं होते, उनका असली सोर्स हमारे ड्राइव्स यानी हमारे प्राइमल इंस्टिंक्ट्स होते हैं। फ्रूड ने 2 प्राइमल ड्राइव्स आइडेंटिफाई किए, एरोस और थैनेटोस। एरोस को फ्रूड लाइफ ड्राइव बोलते हैं। ये हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, सेक्सुअल डिजायर्स और प्रोक्रिएशन की ड्राइव को रिप्रेजेंट करता है। इस ड्राइव का काम है लाइफ को सस्टेन करना, रिलेशनशिप्स बिल्ड करना और क्रिएटिव एनर्जी को प्रमोट करना। ये एक पॉजिटिव फोर्स है जो हमें जीने की इच्छा देती है और ये प्लेजर और सेटिस्फैक्शन से कनेक्टेड होती है। जब आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं या जब आप प्यार में होते हैं, तब ये इरोस ड्राइव का काम होता है। थैनेटोस यानी द डेथ ड्राइव। फ्रूड कहते हैं कि हमारे अंदर एक और इक्वली पावरफुल ड्राइव होती है, थैनेटोस यानी डेथ ड्राइव। ये डिस्ट्रक्शन, एग्रेशन और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी से कनेक्टेड होती हैं। फ्रूड ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक अनकॉन्शियस डिजायर होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन का, जो कभी कभी अपनी जान लेने की भी इच्छा में बदल सकता है या दूसरों को हार्म करने में। इस ड्राइव का इम्पैक्ट हम तब देखते हैं जब हम गुस्से में डिस्ट्रक्टिव एक्शंस लेते हैं या फिर अपने आप को नोइंगली या अननोइंगली हार्मफुल सिचुएशंस में डाल देते हैं। ये दोनों ड्राइव्स एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। एक तरफ एरोस हमें लाइफ और प्लेजर की तरफ खींचता है और दूसरी तरफ थैनेटोस हमें डिस्ट्रक्शन और कियोस की तरफ ढकेलता है। फ्रूड कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इन दोनों प्राइमल फोर्सेस के बीच का एक बैलेंस होता है। फ्रूड के एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट का नाम है फ्रूडियन स्लीप। आपने कभी नोटिस किया है कि आप कभी कभी गलती से कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद आप कॉन्शियसली नहीं कहना चाहते, लेकिन वो बात फिर भी आपके मुंह से निकल जाती है। फ्रूड कहते हैं कि ये गलती से निकलना एक्चुअली अनकॉन्शियस माइंड का एक ट्रिक है। फ्रूडियन स्लिप्स हमारे ट्रू डिजायर्स और रिप्रेस्ड इमोशंस को सरफेस पे ले आते हैं। ये हमारे माइंड का एक तरह से लीक्स होते हैं जो रिवील करते हैं कि हम एक्चुअली क्या सोच रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की। फ्रूड ने बताया कि जब अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें हमें हार्म कर सकती हैं या अनकंफर्टेबल होती हैं, तब हमारे ईगो को उन थॉट्स से हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ईगो कई बार ऐसे अनकॉन्शियस थॉट्स को सप्रेस करता है ताकि हमें कॉन्शियस लेवल पे वो चीज़ें डिस्टर्ब न करें। फ्रूड कहते हैं कि ईगो कई तरह के डिफेंस मैकेनिज्म्स का यूज़ करता है, रिप्रेशन, डिनायल, प्रोजेक्शन और रेशनलाइजेशन। सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है रिप्रेशन, यानी अनकंफर्टेबल थॉट्स को, पेनफुल मेमोरीज को या फॉरबिडन डिजायर्स को हम अपने कॉन्शियस माइंड से पुश करके अनकॉन्शियस में डाल देते हैं। जैसे अगर बचपन में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ हो तो आप उसे कॉन्शियसली याद नहीं रखते, लेकिन वो अनकॉन्शियस में स्टोर्ड रहता है और कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता रहता है। डिनायल, इस मैकेनिज्म में आप अनकंफर्टेबल रियलिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं।
जैसे अगर कोई क्लोज फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई हो तो आप खुद को कन्विंस करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपके दर्द को टेम्परेरीली रिड्यूस करता है। फिर है प्रोजेक्शन। जब आप अपने अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को दूसरों पे थोपते हैं तो इसे प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने कैरियर में तो आप दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि वो इनसिक्योर है। फिर है रेशनलाइजेशन। जब आप अपने गलत एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए लॉजिकल एक्सक्यूजेस बनाते हैं तो आप रेशनलाइजेशन का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपने अपने फ्रेंड्स का ट्रस्ट ब्रेक किया है तो आप उस चीज़ को ऐसे जस्टिफाई करेंगे कि मैं उसकी मदद ही तो कर रहा था। ये डिफेंस मैकेनिज्म्स हमारे ईगो के टूल्स हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं अनकंफर्टेबल या थ्रेटनिंग थॉट्स से। ये हमेशा कॉन्शियस नहीं होते, लेकिन हमारे डेली बिहेवियर में इनका अफेक्ट होता है। फ्रूड की थियरी ऑफ अनकॉन्शियस ड्राइव्स एंड डिजायर्स हमें दिखाती है कि हमारे एक्शंस और थॉट्स का असल सोर्स सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड में नहीं बल्कि ज़्यादा डीपर लेवल पे छुपा है। अनकॉन्शियस माइंड में हमारे रिप्रेस्ड डिज़ायर्स, मेमोरीज और प्राइमल ड्राइव्स स्टोर रहते हैं और ये हमारे कॉन्शियस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब हम फ्रूडियन स्लिप्स करते हैं या अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हैं, हम अपने अनकॉन्शियस के सिग्नल्स को रिवील कर रहे होते हैं। हमारा डिफेंस मैकेनिज्म्स ईगो की तरीके होते हैं हमें अनकंफर्टेबल थॉट से बचाने के, लेकिन ये कभी कभी हमें रियलिटी से दूर ले जाते हैं। इसलिए फ्रूड के साइकोएनालिसिस का एम था इन अनकॉन्शियस ड्राइव्स को समझना और हमें अपने डीपर डिज़ायर्स और फियर्स के बारे में अवेयर करवाना। फ्रूड के साइकोएनालिसिस में एक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है जो आज तक साइकोलॉजिस्ट और कॉमन लोगों के बीच डिबेट का सेंटर रहा है। वो है इडिपस कॉम्प्लेक्स और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इस पार्ट में हम फ्रूड की इस कॉन्सेप्ट को डीपली समझने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि क्यों ये थियरी इतनी कंट्रोवर्शियल है। फ्रूड ने अपने साइको एनालिसिस के दौरान एक थियरी दी जिसे इडिपस कॉम्प्लेक्स कहा गया। ये एक बहुत ही बोल्ड और कंट्रोवर्शियल आइडिया था। इस थियरी के अकॉर्डिंग फ्रूड कहते हैं कि छोटे बच्चों में एक सबकॉन्शियस डिजायर होती है अपने अपोजिट सेक्स पेरेंट के प्रति, यानी एक लड़का अपनी माँ के प्रति एक सेक्सुअल डिजायर फील करता है और अपने पिता को एक राइवल के रूप में देखता है। इस तरह लड़की अपने पिता के प्रति अट्रैक्शन फील करती है और अपनी माँ को कॉम्पिटिटर मानती है। फ्रूड ने यह टर्म ग्रीक माइथोलॉजी के इडिपस से लिया। इडिपस एक ग्रीक हीरो थे जिसे अनजाने में अपने पिता को मार दिया और अपने माँ से शादी कर ली। फ्रूड ने सजेस्ट किया कि हर छोटा बच्चा अपने अर्ली चाइल्डहुड में कुछ ऐसे अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करता है। फ्रूड कहते हैं कि जब लड़का अपने फादर को अपनी माँ के लिए एक राइवल के रूप में देखता है तो उसके अंदर एक गिल्ट और फियर का कॉम्बिनेशन होता है। ये गिल्ट इसलिए क्योंकि वो अपने पिता के प्रति हॉस्टिलिटी फील करता है और फियर इसलिए क्योंकि वो अपने पिता से पनिश होने से डर रहा होता है। फ्रूड कहते हैं कि लड़की अपने पिता के लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन फील करती है और अपनी माँ से थोड़ी डिस्टेंस फील करती है। यह डिजायर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के रूप में आता है जो इडिपस कॉम्प्लेक्स का फीमेल वर्जन है। फ्रूड के मुताबिक ये डिजायर सब कॉन्शियस लेवल पर होता है और अगर इस कॉम्प्लेक्स का सही रेजोल्यूशन नहीं हो पाया तो ये चीज़ें फ्यूचर में इंसान के एडल्ट रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं। फ्रूड के अकॉर्डिंग एक हेल्दी एडल्ट पर्सनैलिटी के लिए इस कॉम्प्लेक्स का सही तरीके से रिजॉल्व होना ज़रूरी है, यानी चाइल्ड को अपने इस डिज़ायर और कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करके अपने पेरेंट्स के साथ एक हेल्दी बॉन्ड बनाना होता है। इडिपस कॉम्प्लेक्स के साथ साथ फ्रूड ने बचपन के विकास के लिए एक और थियरी दी जिसे साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। फ्रूड कहते हैं कि हर इंसान अपनी चाइल्डहुड के दौरान 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस से गुजरता है। हर स्टेज में चाइल्ड का एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जिसे फ्रूड ने एरोजेनस जोन कहा फोकस होता है और उस स्टेज का रेजोल्यूशन बच्चे के फ्यूचर एडल्ट बिहेवियर को डिफाइन करता है। पहला है ओरल स्टेज यानी 0 से 1 ईयर्स। ये विकास का सबसे पहला स्टेज है और इस स्टेज में एक बच्चा अपने माउथ के थ्रू अपने प्लेजर और सेटिस्फैक्शन को एक्सप्लोर करता है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, थंब सकिंग etc।
अगर इस स्टेज का सही रिजोल्यूशन नहीं होता, यानी बच्चा या तो ओवरफेड होता है या अंडरफेड, तो बच्चा अपनी एडल्ट लाइफ में ओरल फिक्सेशन डेवलप कर सकता है। इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में चेन स्मोकिंग, ओवर ईटिंग या नेल बाइटिंग जैसे बिहेवियर्स दिखाएगा। फिर दूसरा है एनएल स्टेज 1 to 3 ईयर्स। इस स्टेज में बच्चा का जो फोकस है वो अपने बाउल मूवमेंट्स और टॉयलेट ट्रेनिंग पे होता है, यानी ये स्टेज डिसिप्लिन, कंट्रोल और ऑर्डर सीखने के लिए होती है। अगर इस स्टेज का सही रिजोल्यूशन नहीं होता तो बच्चा एडल्टहुड में या तो बहुत ज़्यादा रिजिड और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है या बिल्कुल केयरलेस और मेसी हो जाता है। फिर तीसरा है फेलिक स्टेज, यानी 3 to 6 ईयर्स। इस स्टेज में बच्चा अपने जेनिटेलिया के प्रति इंटरेस्ट दिखाता है और यहीं से वो फेज है जब इडिपस कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। अगर इस स्टेज में बच्चा अपने अनकॉन्शियस डिज़ायर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स का सही तरीके से रिजोल्यूशन नहीं करता तो वो फ्यूचर में सेक्सुअल आइडेंटिटी और रिलेशनशिप इशू फेस कर सकता है। चौथा है लेटेंसी स्टेज, यानी 6 ईयर्स टू प्यूबर्टी। इस स्टेज में बच्चे की सेक्सुअल एनर्जी डॉर्मिनेंट हो जाती है और वो ज़्यादा फोकस करता है अपने सोशल स्किल्स और हॉबीज़ डेवलप करने पे, यानी फ्रेंड्स बनाने, स्कूल में परफॉर्म करने और अपने इंटरेस्ट परस्यू करने का टाइम होता है। ये एक रिलेटिवली पीसफुल स्टेज होती है। फिर पांचवा है जेनिटल स्टेज, यानी प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स। प्यूबर्टी के बाद बच्चे का सेक्सुअल फोकस वापस आता है, लेकिन इस बार वो अपोजिट सेक्स के प्रति होता है। और अगर पुरानी स्टेजेस सही तरीके से रिजॉल्व हो गई हैं तो इंसान एडल्ट लाइफ में हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप्स डेवलप करता है। फ्रूड कहते हैं कि अगर किसी भी स्टेज में कोई फिक्सेशन या कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसका इफेक्ट इंसान के एडल्ट बिहेवियर में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एनल स्टेज प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं होता तो वो इंसान या तो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है या बिल्कुल केयरलेस। फ्रूड के इडिपस कॉम्प्लेक्स और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की थियोरी को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला है। कई लोगों ने कहा कि ये आइडियाज़ आउटडेटेड हैं, अनरियलिस्टिक और ओवर सिंप्लीफाइड हैं। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये था कि फ्रूड की थियरीज बहुत ज़्यादा सेक्सुअल नेचर की थी और उन्होंने बच्चे के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को सिर्फ सेक्सुअल टर्म्स में देखने की कोशिश की। आज के टाइम में कई साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि फ्रूड की ये थियरीज साइंटिफिक ग्राउंड्स पे प्रूव नहीं की जा सकती, इसलिए कई मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट इन्हें रिजेक्ट करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि फ्रूड के कॉन्सेप्ट्स ने साइकोलॉजी के फील्ड में एक नई सोच को जन्म दिया। फ्रूड के आइडियाज़ को रीडिफाइन किया गया, रीइंटरप्रेट किया गया, लेकिन उन्होंने साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया। फ्रूड के इडिपस कॉम्प्लेक्स और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ने बच्चे के अर्ली डेवलपमेंट का एक नया पर्सपेक्टिव दिया, चाहे ये थियरीज कितनी भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। इन्होंने इंसान के अनकॉन्शियस डिजायर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और उनका एडल्ट लाइफ पर इफेक्ट को समझने का एक फ्रेमवर्क दिया। फ्रूड का कहना था कि हमारे बचपन के एक्सपीरियंसेस और उनका रिजोल्यूशन हमारी एडल्ट पर्सनैलिटी और बिहेवियर का एक मेजर पार्ट होती है। फ्रूड की साइको एनालिटिक थियोरी ने साइकोलॉजी में एक रिवोल्यूशन लाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी थियोरीज को बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। फ्रूड ने अपनी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में इंसान के विकास को सेक्सुअल ड्राइव्स के लेंस से देखा। उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बिहेवियर को लार्जली सेक्सुअल अर्जेस से लिंक किया, जो कई क्रिटिक्स के मुताबिक इंसान के बिहेवियर का ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन था। क्रिटिक्स का कहना था कि इंसान के बिहेवियर को समझने के लिए सेक्सुअल फैक्टर्स के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करना ज़रूरी है। फ्रूड की थियरीज को साइंटिफिकली टेस्ट करना मुश्किल था। मॉडर्न साइकोलॉजी में एक थियरी तभी वैलिड मानी जाती है जब वो एम्पिरिकल एविडेंस से सपोर्ट हो। फ्रूड के कॉन्सेप्ट्स जैसे अनकॉन्शियस माइंड, इडिपस कॉम्प्लेक्स और डिफेंस मैकेनिज्म को डायरेक्टली मेजर करना या टेस्ट करना मुश्किल है। इस वजह से कई लोगों ने इन्हें अनसाइंटिफिक थियरीज कहा। फ्रूड ने अपने कॉन्सेप्ट्स एक पर्टिकुलर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप किए। 19th सेंचुरी के वियना में उनके आइडियाज़ जैसे इडिपस कॉम्प्लेक्स एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे क्रिटिक्स ने यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में नहीं माना। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फ्रूड की थियरीज वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर के लिए स्पेसिफिक थी और दूसरे कल्चर्स पर अप्लाई नहीं होती। फ्रूड के आइडियाज़ कई हद तक 19th सेंचुरी के कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड थे, जो आज के समय में रिलेवेंट नहीं लगते, जैसे कि उनके व्यूज़ ऑन चाइल्डहुड सेक्सुअलिटी, ड्रीम्स
और वुमेन के बारे में उनके कुछ थियरीज को मॉडर्न स्टैंडर्ड के हिसाब से आउटडेटेड माना जाता है। फ्रूड के बाद कई साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने साइको एनालिसिस को नए एंगल से देखना शुरू किया और अपनी थियरीज को इवॉल्व किया। इन साइकोलॉजिस्ट ने फ्रूड के कुछ आइडियाज को एक्सपेंड किया जबकि कुछ को रिजेक्ट किया। कार्ल जंग, जो पहले फ्रूड के क्लोज एसोसिएट थे, उन्होंने एक अलग अप्रोच लिया। फ्रूड ने अनकॉन्शियस माइंड को लार्जली सेक्सुअल और रिप्रेस्ड डिजायर का स्टोर हाउस माना था, लेकिन जंग ने उसे ज्यादा एक्सपेंसिव तरीके से समझा। उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी लोगों के अनकॉन्शियस माइंड में कुछ यूनिवर्सल सिंबल्स और आर्केटाइप्स होते हैं जो सभी कल्चर्स में कॉमन हैं। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी को भी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ लिंक किया। अल्फ्रेड एडलर ने फ्रूड के सेक्सुअल ड्राइव्स और अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स के फोकस को रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि इंसान का बिहेवियर ज्यादातर उनके सोशल इंटरेस्ट और इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के आसपास घूमता है। उन्होंने ह्यूमन मोटिवेशन को सोशल और कम्युनिटी फैक्टर्स के रूप में समझा और ये कहा कि इंसान अपनी लाइफ में सुपीरियॉरिटी अचीव करने के लिए स्ट्राइव करता है। कैरन हर्नी, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक थी, उन्होंने फ्रूड के व्यूज ऑन वुमेन को रिजेक्ट किया। फ्रूड के अकॉर्डिंग वुमेन अपने डेवलपमेंट के दौरान पेनिस एनवी फील करती हैं, यानी उन्हें मेल एनाटॉमी से एक अनकॉन्शियस डिजायर होता है। लेकिन हर्नी ने इस आइडिया को स्ट्रांगली चैलेंज किया और ये सजेस्ट किया कि ये व्यू मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बायसेस को रिफ्लेक्ट करता है। उन्होंने कहा कि अगर वुमेन को किसी चीज़ का एनवी होता है तो वो सोसाइटी के अनइक्वल पावर स्ट्रक्चर्स की वजह से होता है, न कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के कारण। सिगमंड फ्रूड के आइडियाज जो 19th सेंचुरी में डेवलप किए गए थे, आज भी साइकोलॉजी, लिटरेचर और पॉपुलर कल्चर पर अपना प्रोफाउंड इम्पैक्ट छोड़ते हैं, भले ही उनके कुछ थियरीज को क्रिटिसाइज या रिजेक्ट किया गया हो। उनका इन्फ्लुएंस अब भी कई जगह दिखाई देता है। फिल्म्स जैसे इंसेप्शन, जहां सपनों के थ्रू अनकॉन्शियस माइंड को एक्सप्लोर किया गया, फ्रूडियन ड्रीम इंटरप्रिटेशन से इंस्पायर्ड है। कैरेक्टर्स जैसे बैटमैन और जोकर, जिनके बीच मोरल और साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं, फ्रूड के इड, ईगो और सुपर ईगो के इंटरप्ले को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा पॉडकास्ट सिगमंड फ्रूड पर। हमने देखा कैसे फ्रूड के थियरीज ने साइकोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन लाया और कैसे उनके कॉन्सेप्ट्स जैसे अनकॉन्शियस माइंड, इड, ईगो और सुपर ईगो आज भी रिलेवेंट है। हमने फ्रूड के साइको एनालिसिस का लिटरेचर और फिल्म पर भी इन्फ्लुएंस देखा। साथ ही हमने उनके कुछ कंट्रोवर्शियल आइडियाज और उन्हें मिलने वाले क्रिटिसिज्म को भी समझा। मुझे उम्मीद है कि आपको फ्रूड के आइडियाज और उनका इम्पैक्ट समझने में मजा आया होगा। अगले एपिसोड में हम किसी नए और एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और सुनते रहिए सिलेबस विद रोहित।